आज कांग्रेस पार्टी में अपने ही नेता पार्टी के विरोध में आए दिन खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इसका शुरुआत 1950 के दशक में शुरू हो गया था। उस समय के विरोध समाजवादी सोच को लेकर था, न कि आज के समय की राजनीति के फायदे के लिए। आज के स्टोरी में हम आपको बताएंगे ऐसे ही समाजवादी सोच रखने वाले एक राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में, जिनको दुनिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से जानते हैं। जब लोहिया बोलता है तो दिल्ली का सिंहासन डोलता है। मशहूर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में आज हम बताएंगे आपको, कैसे एक कांग्रेसी तत्कालीन कांग्रेस की नीतियों से असहमत होकर एक नए समाजवाद की नींव रखी। 5 साल तक इंतजार नहीं करती का मंत्र देने वाले लोहिया कैसे बने गैर कांग्रेसवाद के प्रति। 1947 में देश की आजादी के बाद भी देश बनाने की प्रक्रिया सतत चलती रही। कांग्रेस सत्ताधीन हुई, लेकिन कई ऐसे नेता भी हुए जिन्हें कांग्रेस समाजवाद की सोच से भटकती हुई दिखी, और वे उस कांग्रेस के खिलाफ उठ खड़े हुए जिसके साथ मिलकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम उन नेताओं के नाम की सूची में ऊपर में आता है। समाजवाद की सोच का भारत में पुराना इतिहास रहा है। भगत सिंह से लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सूची लंबी है। समाजवादी सोच से प्रभावित डॉक्टर लोहिया ऐसे नेता थे जो आजादी के बाद स्वतंत्र रूप से समाजवाद को समर्पित हो गए और अपनी इस लड़ाई के लिए कई बार कांग्रेस के भी खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि उन्हें भारत में गैर कांग्रेसवाद की शिल्पकार तक माना जाता है। जनता के बीच उनकी ऐसे नेता की छवि है जो हमेशा निडर होकर अपनी बात रखता है। राजनीति में नफा नुकसान के बारे में नहीं सोचता डॉक्टर लोहिया। स्वतंत्रता सेनानी, सिद्धांतवादी, गंभीर चिंतक और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। 2 साल की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया था। उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए, कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीए किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए जर्मनी गए। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित नौजवान लोहिया ने अपनी पीएचडी का शोध भारत में नमक का कर पर था, जो गांधी की सामाजिक आर्थिक विचारधारा पर था। कांग्रेस में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भारत लौटने पर गांधी से मिले और यहाँ की राजनीति में सक्रिय हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने खुलकर भाग लिया और जेल भी गए। भारत विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने गांधी का साथ दिया और कई जगह दंगाइयों को खुद जाकर शांत किया। देश की आजादी के बाद कांग्रेस में रहे, लेकिन समाजवादी डॉक्टर लोहिया का कांग्रेस पार्टी से जल्द ही मोहभंग हुआ। कई अवसर पर कांग्रेस की मुख्य धारा के नेताओं और गांधी के विचारों से भी असहमति जताई। हालांकि उनका विरोध कई बार गांधीवादी तरीके से होता था। कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तो डॉक्टर लोहिया उसके संस्थापक सदस्य बने। 1951 में सोशलिस्ट पार्टी का विलय किसान मजदूर प्रजा पार्टी से हुआ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने चौथे लोकसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। हालांकि चौथे लोकसभा चुनाव के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1972 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में ही मिल गई। कहते हैं जब 1967 में जब हर तरफ कांग्रेस का जलवा था, तब डॉक्टर लोहिया इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस के दिन जाने वाले हैं और नए लोगों का जमाना आ रहा है। और ऐसा हुआ भी। प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार जवाहरलाल नेहरू का कद बढ़ रहा था, लेकिन डॉक्टर लोहिया को उनकी नीतियां पसंद नहीं आ रही थीं। जवाहरलाल नेहरू से मतभेदों के कारण लोहिया पहले ही कांग्रेस से अलग हो चुके थे। बात 1962 की है,
लोहिया ने नेहरू के खिलाफ फूलपुर में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने देश के हालात बताए, आम जनमानस के मुद्दे उठाते हुए नेहरू की आलोचना की। कहा, आम इंसान को रोजाना 2 आने नसीब नहीं हो पाते, लेकिन नेहरू रोजाना 25,000 रुपए खर्च करते हैं। अगर नेहरू चाहते तो गोवा काफी पहले ही आजाद हो जाता। इस चुनाव में डॉक्टर लोहिया हार गए। चुनाव में नेहरू को 1.18 लाख से अधिक वोट मिले, वहीं लोहिया को 54,000। हालांकि 1963 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश सीट पर हुए उपचुनाव में लोहिया को जीत मिली और संसद पहुंचे। खैर, 1967 में चौथा लोकसभा चुनाव हुआ। यह चुनाव भारतीय राजनीति में कई मायनों में अहम रहा। अव्वल तो यह कि यह पहली बार था जब आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी के आधिपत्य को चुनौती मिली थी। इस चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 13 सीटें और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने 23 सीटें जीती थीं। कांग्रेस ने 520 सीटों में से 283 सीटें जीती, साथ ही पार्टी का वोट शेयर भी कम रहा था। बहरहाल 3 मार्च 1967 को दूसरी बार इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी को धक्का तो जरूर लगा था, क्योंकि यह पहली बार था जब कांग्रेस को किसी लोकसभा चुनाव में इतना कम बहुमत मिला था। तभी उस दौर के भारतीय राजनीति में डॉक्टर लोहिया के बारे में कहा जाता था, जब जब लोहिया बोलता है दिल्ली का तख्ता डोलता है। डॉक्टर लोहिया के आदर्श का संघर्ष जीवन उनके साथ चला, लेकिन 12 अक्टूबर 1967 को इस पर विराम लगा, जब उनकी मृत्यु हुई। किसी भी अच्छी राजनेता की पहचान उसके आदर्श और उसकी राजनीतिक विरासत से होती है। डॉक्टर लोहिया की मृत्यु के बाद उनकी विरासत मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, किशन पटनायक, राम विलास पासवान की राजनीति में देखी जाती रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का उद्धरण जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करती, मुलायम सिंह यादव का मंत्र बन गया था, और वो अपनी पार्टी को लोहिया की विरासत को मानने वाली पार्टी के तौर पर देखते थे। बिहार की राजनीति में लोहिया को अपने जीवन में उतारने की कोशिश नीतीश कुमार की भी रही। जानेंगे इनके बारे में भी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए नंदन विश्वास को इजाजत, और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।